नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात मोरबी हादसे की। प्रधानमंत्री आज यहां पहुंचे और उन्होंने जो पुल हादसे की जगह का दौरा किया, पुल किस तरह टूटा होगा, हालात का मुआयना किया। इसके बाद वे सरकारी अस्पताल भी गए और हादसे में 135 लोगों की जान जा चुकी है, आधिकारिक आंकड़ा है, और करीब 100 से लोग घायल हैं, कई अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ने घायलों से भी मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल के डॉक्टर्स, जो रेस्क्यू टीम में भी जो लोग लगे थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने यहां पर पहुंचकर मुलाकात की है और बातचीत की है। यहाँ हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो अस्पताल में भर्ती लोग थे उनसे बातचीत की और इसके बाद वो एसपी सिटी के दफ्तर गए जहां अधिकारियों से बातचीत की। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार वहां पे बने हुए हैं। अंकित त्यागी वहां पर है। अंकित, इस समय आप कहां पर है और क्या वहां पर अपडेट? प्रधानमंत्री क्या वापस जा चुके हैं, क्या मोरबी में ही हैं अभी? ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोरबी से जा चुके हैं। उन्होंने वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके कुछ लोगों से भी बातचीत की, वहां पे भी उन्हें सांत्वना दी। और मैं इस वक्त हॉस्पिटल जो है, सिविल हॉस्पिटल मोरबी का, वहां से इस वक्त लाइव आ रहा हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री, ये फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है, यहीं पर प्रधानमंत्री कुछ देर पहले यहाँ पर जो लोग थे उनके हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री ने की। कल रात को भी हम यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री के आने से पहले जिस तरीके से इस अस्पताल को शायद प्रशासन एक छवि प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना चाहता था, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों के लिए दिखाई। मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर दिखाएं आपको जो वार्ड्स हैं जहाँ पर कल हम लोग रात को आए थे, जो जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी थी, वो वार्ड्स आज कुछ बदले माहौल में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये वो वार्ड्स हैं जहाँ पर वो लोग जो हैं, जिन लोगों को चोट लगी थी, उस हादसे में घायल हुए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये महिला वार्ड है। यहाँ पर एक महिला जो उस हादसे में घायल हुई थी वो यहाँ पर हैं। लेकिन निधि जी, अगर मैं आपको बताऊं, कल जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ का जो मंजर था वो बहुत अलग मंजर था। यहाँ पर 6 की जगह 8 बिस्तर लगे हुए थे। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। आज इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा था, इसको थोड़ा बदला गया है। नया यहाँ पर आप चादर तकिए देखेंगे और यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है जो उस हादसे में घायल नहीं हुए थे। बताया ये जा रहा है, डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उन्हें एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ में जो एक दूसरा वार्ड है, इसमें भी कल यहाँ पर 8 बेड लगे हुए थे, 8 मरीज थे। आज यहाँ पर जो संख्या है मरीजों की वो 6 कर दी गई है। मैं इससे पहले भी यहाँ पर आया था लेकिन मैंने मरीजों से बात नहीं करी थी, क्योंकि बल्कि 5 संख्या कर दी गई है। और हमने मरीजों से तब बात इस वजह से नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा था। हमारे पास इस कल रात के वो तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से इस वार्ड का जो पूरा मंजर है वो बदला गया है, बल्कि पेशेंट्स के बिस्तर बदले गए हैं। ये भाई साहब हैं जिनको पैर में चोट लगी हुई है, ये कल उस बिस्तर पे थे। कल आप उधर थे, कोने वाले बिस्तर पे, जब मैं रात को आया था। कल आप उधर ही थे ना? हाँ, उधर थे। तो क्या रहा आज प्रधानमंत्री जी से आपने बातचीत की, वो आए आपसे मिलने के लिए, क्या क्या पूछा उन्होंने? પ્રધાનમંત્રીને પૂછવા અમે એનો આભાર માન્યો કે તમારો આભાર, નાના માણાની અમારી સંભાળ કાઢો, તમે આવ્યા, તમારું કામ મુખ્ય। पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, कैसे चोट लगी, ये सब पूछा? હા, પૂછ્યા કે હરિયો પગમાં આવ્યો હોય, શું કઈ રીતના લાગ્યું, શું છે, આ બધું પૂછ્યું। મેં ના, પગમાં હરિયો નથી લાગ્યો, ઇજાગ્રસ્ત થઈ હોય, અહીંયા લાગ્યું, અહીંયા પાછળ પણ લાગ્યું છે। जो कितनी देर तक यहाँ पे रहे प्रधानमंत्री जी, कितनी देर आपसे बात की? 5 મિનિટ બાત કરી મેં। आपसे भी प्रधानमंत्री जी मिले? कल आप यहीं पर थे इसी बिस्तर पे, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से आपकी? आया, आके पूछा कैसे है, तो मैं बोला ठीक हूँ। तो बोला कितने आदमी पुल पे गया था? मैं बोला 6 आदमी गया था। बोला जब पुल में गया थे तो जब पुल टूटा तुम कहाँ थे? मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। तो मुझे बोला तुम कहाँ से हो? मैं बोला कोलकाता बंगाल से हो। बस। आप बंगाल से हैं, बाहर से हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं मोरबी में सोने का गोल्ड का काम करता हूँ। अच्छा, ये आपका परिवार है? हाँ। ये आज कल काफ़ी ज़्यादा लोग थे, रात को जब हम मिले थे यहाँ पे बहुत सारे और पेशेंट्स भी थे। वो सारे पेशेंट्स कहाँ चले गए? पेशेंट तो 5 ही थे और एक था 6, उसका थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब था। हाँ, खराब है, उसके बाजू में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, और आज साफ सफाई से संतुष्ट हैं? अच्छा है आज अस्पताल का पूरा इंतजाम? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही कल से बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया डालवाया है, अच्छा लग रहा है।
डॉक्टर्स भी सब ठीक से देख रहे हैं, सब चद्दर बद्दर नया कर दिया है? हाँ हाँ, डॉक्टर तो अच्छे से देख रहा था पहले से ही, बहुत अच्छा है। और भी ये पेशेंट्स हैं जिनसे यहाँ पर मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी की। मैं इनसे शायद बात नहीं करना चाहूँगा, इनके गले में चोट लगी हुई है, परेशान नहीं करना चाहेंगे। आपसे बात कर सकते हैं सर, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? मुझे है बैठ है, थोड़ी देर रुके, हाल चाल पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा, और चला गया सीधा। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर थे जब प्रधानमंत्री जी आए थे? आप थे यहाँ पे? ये आपके पेशेंट हैं? ये मेरा भाई है। क्या हुआ था? आप भी थे उस दिन पुल पर? हाँ, वो गिर गया था। कैसे गिरे थे भैया? कहाँ थे आप उस समय? वो ये बताएगा। अच्छा, ये 3 फ्रेंड लोग गए थे घूमने, फिर वहाँ अचानक पुल टूटा और उसमें गिर गए। ये दोनों तो बच गए, वो तीसरा वाला की डेथ हो गई। साथ में थे? हाँ। तो कल से आज थोड़ा सुविधाएं ठीक हैं? चद्दर बद्दर मतलब सब साफ सफाई ठीक ठाक है आज? आज साफ सफाई ठीक ठाक है। आज दिन में ये सब बेड सब नहीं लगा, सब आज ही चेंज किया है? ये सब आज ही चेंज किया है, ये सब बड़े सब आज फोटो सब आज लगा है? आज लगा दिए। क्योंकि कल रात को जब मैं आया था ये फोटो नहीं था यहाँ। नहीं था, कुछ नहीं था। कल ऐसा बेड था। ये कल रात की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कल बेड ऐसा था और आज किस तरीके का ये बेड हुआ है। इस पे चादर वादर जिस तरह से बदली गई हैं, ये तस्वीरें हमारे पास भी हैं। ये भी नहीं था इस तरह से जो लगाया गया है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए। मोदी जी ने पूछा कि हादसा कैसे हुआ, कितना बजे हुआ? तो 6:30 बजे हादसा हुआ। और तुम कहाँ से? मोदी जी ने कहा तुम कहाँ से हो? तो हमने पूछा कि हम वो तरफ था, और बीच में 15-20 छोकरा लत्तू बत्तू मार रहा था। और 3 बार आवाज़ आई पहले से, पहले धीमी, दूसरी बार फास्ट, तीसरी बार इतनी फास्ट आई कि सामने से लस्सा टूट गया। तो मोदी जी ने बताया आपने ये सब मोदी जी? हाँ, मोदी जी ने बोला। मोदी जी फिर किया हुआ, फिर ऐसा हुआ कि सामने से सब गिर गए, नीचे पड़ गए। तो तुम, मोदी जी ने बोला कि तुम कैसे बच गए, पग में कैसे लगा? तो हमने बोला कि हम झाड़ी टिंगार के लटक गए थे। अच्छा। कितना लटक गए? तो 15 जना, सब लोग नीचे। उन्होंने कुछ कहा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप लोगों के लिए? क्या बोला? वो बोला कि ये कैसा किया हो गया, कैसे बना, उसके साथ कार्यवाही क्या करनी चाहिए, मोदी जी ने बोला। तो मैंने बोला कि वो 15-20 जना किए, तो कि तुम बाहर निकल के ये सब तड़प उठते थे, तो तुमने किया बोला, क्या करा? अरे ये मेरा दोस्त है कान्हा भाई, उसने मैंने फ़ोन किया कि कान्हा भाई ये सभी लोग डूबता है, बच्चे सब डूबने लग गए, इसलिए कान्हा भाई ने मैंने फ़ोन किया। फ़ोन आया। जब आप वहाँ पर गए लोगों को बचाने के लिए? मैं बताता हूँ आपको। जब ये मेरा दोस्त है, उसका फ़ोन है, तब मैं कच्छ में था कि तुम कहाँ पे? तो मैंने बोला मैं कच्छ में हूँ। तो उसने ऐसा बोला, ये जो अपन का मोरबी का जो झूलता पुल है वो। आप पहुँचे तो क्या हाल थी? मैं बताता हूँ। तो उसने पूछा कि बोला कि झूलता पुल टूट गया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो अपन की मोरबी में संस्था है यंग इंडिया ग्रुप। तो फिर मैंने देवेंद्र भाई को फ़ोन किया, फिर बाद में दिनेश भाई को फ़ोन किया। तुरंत अपन की पूरी टीम वहाँ गए। आप लोगों ने लोगों को बचाया वहाँ पर? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने उस दिन बहुत कोशिश की, लोगों को बचाया, लोगों की मदद की। पर ये भी आपको शायद थोड़ा एक अंदाज़ा देता है कि जब वीवीआईपी विजिट होती हैं, जब जिस तरीके की तैयारियां होती हैं, तो कैसे रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, लोगों को अच्छा लगा उनसे शायद बात करके, उन्होंने उनका दर्द भी बांटा। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ही इस तरीके से ये कोशिश की गई थी, एक तरीके से ये पूरा प्रस्तुत करने की। एक यहाँ पर डॉक्टर्स का वार्ड है, डॉक्टर्स का इनफैक्ट कैबिन है, उसको भी काफ़ी साफ किया गया। मैं आपको कुछ अगर 1 मिनट का मुझे आप समय और दें, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इस समय एक सीसीटीवी यहाँ पर लगा था, उसको यहाँ से अभी हटा लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री चले गए। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। आप सर यहाँ पे मैनेजमेंट से हैं, पुलिस से हैं, कहाँ से हैं सर आप? पुलिस से। मीडिया को निकालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? नहीं। अच्छा, तो ये कुछ पुलिस के अधिकारी भी अभी यहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले जब संकेत और नगमा के साथ हम थे, तो मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कल जो चीज़ें मैंने देखी थी वो कितनी चल रही हैं, वो कितनी उसमें इंतज़ाम है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि देखिए मीडिया का छोटा सा शायद असर क्या हुआ। कुछ देर पहले तक हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे कि ये जो वाटर कूलर है ये काम नहीं कर रहा था। इसके पूरे विजुअल्स बाकायदा हमने भेजे हैं, इसका पूरा वीडियो हमारे पास है। अब क्योंकि जब हमने इसकी एनडीटीवी ने इसकी रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी जगह पर देखा गया, तो आनन फानन में सरकार ने सबसे पहला काम अब ये किया है कि एक यहाँ पर प्लग अभी लगाया गया है
और इस वाटर कूलर का जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए था, वो कनेक्शन अब लगा दिया गया है। तो कम से कम जो नया वाटर कूलर लगाया गया उसका श्री गणेश जरूर हो गया है और अब वहाँ पर पानी आपको ये आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो और कुछ नहीं तो इस दौरे का यही एक छोटा सा शायद फ़ायदा हुआ कि नया वाटर कूलर यहाँ पर लोगों के लिए लग गया और जो अभी तक कनेक्शन करा नहीं गया था, और ये मैं बहुत देर पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, 4:30 बजे के आसपास जब मैं मोदी जी के जाने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब मैंने ये वाटर कूलर देखा था। तब इसमें पानी का कनेक्शन नहीं था, तैयारी नहीं थी, लोगों से हमने बात भी की थी, वो हमने विजुअल्स भी भेजे। और अभी शायद क्योंकि ये मीडिया में इतना चल गया है, प्रशासन ने ये वाटर कूलर जरूर चालू कर दिया है। यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा मोदी जी के आने से जरूर हुई कि इस अस्पताल में वाटर कूलर नहीं लग गए। बिल्कुल अंकित, और ये आप जब लगातार दिखा रहे थे चैनल पे वो भी लगातार चल रहा था और आपने जिस तरह से दिखाया कि पूरा पोस्टर्स भी लग गए, बेडशीट्स बदल गई है, बेड्स आ गए हैं, आपने ये भी बताया किस तरह से तमाम चीजें जो है सहूलियत, आईवी फ्लूइड मिल गया पेशेंट्स को, नया मिल गया। तो ये अच्छा है अगर बड़े नेता प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इस तरह की सहूलियतें होती हैं, तो जो भी कारण रहा ये अच्छा है। और लेकिन मुझे एक सवाल और पूछना था, हम ये भी कह रहे थे कि 100 लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, जो जिनकी जान गई है वो 135, हालांकि ये सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़ों पर इतना जाना नहीं चाहिए, लेकिन घायलों के बारे में क्या कुछ डिटेल्स हैं? कितना आपको पता लग पा रहा है? क्या अलग अलग अस्पताल में और अस्पताल में वहां पर होंगे या यहाँ पर कितने हैं, या उस लिहाज से कुछ अपडेट है? जी देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घायल यहाँ पर थे। कल काफ़ी लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिनको मामूली चोटें थी उनको डिस्चार्ज यहाँ पे किया गया। आज बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ 6 लोग हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे। कुछ और अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, जहाँ पर लोगों का इलाज हुआ था। ज़्यादातर लोगों को हमें यही बताया गया है कि डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण आपने बात पूछी कि इतने सारे लोग, एक घायल व्यक्ति यहाँ पर थे जिनकी आज सुबह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मौत हो गई। तो 135 का जो आंकड़ा था उसमें उनका भी नाम जुड़ गया, लेकिन कई और जगह पर भी कुछ और घायल मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में फिलहाल जो सरकारी आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि 6 जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त इस हालत में हैं, जिनको यहाँ पर रखा गया है, जिनको इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और वाटर कूलर शुरू हो गया उसके लिए भी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी सहयोगी तनुश्री पांडे के पास चलते हैं। वो वहां पर उन परिवारों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने को खोया है। तनुश्री के पास चलते हैं। तनुश्री, आपके पास क्या खबर? जी, ओवर टू यू। निधि, मैं इस वक्त पे एक ऐसे परिवार के साथ हूँ जिन्होंने अपने 3 अपनों को खो दिया। ये जो मेरे साथ महिला बैठी हैं निधि, उनके जो पति थे और 2 बच्चे, एक 7 साल का बेटा था, एक 9 साल की बेटी थी। वो लोग एक नॉर्मल संडे में ब्रिज पे घूमने गए थे। कभी नहीं सोचा होगा इन्होंने कि ये कभी अपने परिवार को वापस नहीं देख पाएंगी। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो महिला है ये इस वक्त पे प्रेग्नेंट भी है निधि, और ऐसे समय पे इन्होंने अपने पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि सरकार ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए। दीदी, मैं आपसे सबसे पहले 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। ऐसे समय पे मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बहुत इस बात का गम है, पर अभी बहुत मरहम असली वो होगा जब जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। आपसे मैं मेरा चला गया पति, लड़की, लड़का, अब मैं अकेली हूँ। तो इसके सहारे रहूँगी मैं, कैसे जीऊँगी मैं, कैसे जीऊँगी, अब मैं कैसे जीऊँगी? मुझे अब कुछ नहीं हमारा दिक्कत गया, हमारा गुड्डा वाला केम नहीं राखी अभी खबर नसीबा દીકરો ને ફરવા ગયા અને ચક્કર ચડ્યાથી ન ગઈ અને મારો દીકરો બે આંગળી લઈને ગયો અને ગોજારો ટૂટ્યો તો મારો દીકરો તળે વયા ગયા। આવરની ફૂલ જેવા હતા, હીરા જેવા મારા દીકરો મને આજે નથી ઉતરતા।
મારી દીકરી મારાથી નથી રહેતું. મારા ઘરે આવું ન હોય. હવે આ બોલા દેખાડવા લઈ ગયો, મને ન લઈ ગયો. આજે મારા દીકરા વગર મને કોણ ફેરવશે? મને કોણ કબરસ્તાને પોગાડશે? બેન મારે તો બધી વહી दीदी माफ़ कीजिएगा, आपसे पूछना पड़ रहा है मुझे। आपने बताया आप पेट से भी हैं और आप इसलिए नहीं जा पाई थी उस ब्रिज में क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और आपके घर के 3 जो लोग हैं वो घूमने के लिए गए। मेरी तबीयत बराबर नहीं थी इसलिए मैंने की, वो 3 गए और पुल टूटा। मैंने देखा सब पानी में गिर गए। आपके सामने हुआ है? मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने हुआ। पुल टूटा और तीनों पानी में डूब गए। कुछ लोग निकल गए लेकिन वो पानी में गिर गए थे, नहीं निकल पाए। मुझे मदद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मदद। दीदी आप लोग को अभी तक मुआवजे की कोई रकम मिली है सरकार से? मुझे कुछ नहीं पता। चेक की आया था कुछ केस है, चेक आया था ना, वो मुझे चेक आया था। सरकार से कोई आप लोगों से मिलने आया है अभी तक? सरकार से कोई मिलने आया है? अभी तक आप लोगों से सरकार से दीदी माफी, बहुत आपसे लगातार अगर हम लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो सच्ची मानिए हम लोग का भी इतना दिल भर आ रहा है कि हम लोग को इस वक्त पे, पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार उन लोग को सज़ा दे जो लोग जिम्मेदार हैं ताकि ऐसा हमारे देश में वापस ना हो। सरकार से अभी तक कोई आपसे मिलने आया है? कोई नहीं आया है? सरकार से कोई नहीं है। अब मेरा सब चला गया, अब मुझे क्या करूँगी मैं, क्या करूँ? अब मैं अकेली खड़ी बैठी हूँ और कुछ नहीं है। मेरे घर पे ताला लगा हुआ है 2 दिन से कोई नहीं है। घर पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं, मैं अकेली बैठी हूँ। दीदी ऐसे समय पे अक्सर हमें भी नहीं पता होता, हम रिपोर्टर्स भी को पता नहीं है कि क्या सवाल ऐसे एक परिवार से, ऐसी एक महिला जो कि उन्होंने हमें बताया वो पेट से हैं, वो प्रेग्नेंट भी हैं, उन्होंने अपने 3 परिवार वालों को, 2 छोटे बच्चे, एक 7 साल का बेटा, 9 साल की बेटी और अपने पति को अपनी नज़रों के सामने ब्रिज टूटा और उन्होंने अपनी नज़रों के सामने उनको पानी में गिरते देखा। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो ब्रिज पे नहीं चढ़ी, बिल्कुल बाहर खड़ी रही और उन्होंने अपनी नज़रों के सामने देखा कि ब्रिज टूटा और 3 परिवार वाले पानी में गिर गए और कभी बच के नहीं आ सके। इन्होंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि कभी नहीं देख पाएंगी अपने परिवार वालों को, जो सिर्फ एक घूमने के लिए, एक रविवार का दिन था, संडे का दिन था, निधि घूमने के लिए एक ब्रिज पे गए थे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन था मोरबी में। वो ब्रिज टूट जाएगा और परिवार वालों को ये खो देंगी। और अभी जो बहुत एक ज़रूरी बात ये महिला हमें बता रही है निधि, कि सरकार से, गुजरात सरकार से अब तक कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार से कोई इनसे मिलने नहीं आया है। मुआवजे का चेक इनको मिला है पर ये अभी इनको पैसे मिले हैं कि नहीं वो ये अभी ठीक से नहीं बता पा रही हैं। पर अभी किसी भी तरीके की बात करने की हालत में भी निधि ये नहीं है। आप एक बार इनकी मानसिक स्थिति सोचिए कि जिन्होंने अपनी नज़रों के सामने अपने 3 परिवार वालों को गिरते देखा, खो दिया, उन पे क्या बीत रही होगी निधि। बिल्कुल तनुश्री, इस समय हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। आप वहाँ पे मौजूद हैं, ये जो परिवार है आप इनको क्या, यही बहुत है कि आप वहाँ पर हैं। सवाल तो नहीं पूछने हमें, इस समय सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं हम, और हम सबकी संवेदनाएं इन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है इस समय। तो बहरहाल आपने देखा मोरबी में किस तरह की वहाँ पर अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और अभी बहुत समय लगेगा इन परिवारों को से निकलने के लिए, घायलों का उपचार होना है और तमाम सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं। और इधर दिल्ली में जो विपक्ष है उसने इस मुद्दे को उठाया है और वो इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक रिपोर्ट। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तब पीएम ने बंगाल में फ्लाईओवर टूटने को भगवान का कसूर नहीं बल्कि धांधलीबाजी का नतीजा बताया था। अब गुजरात में पुल टूटा है तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक प्रधानमंत्री को उनका बयान याद दिला रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2016 में जब बंगाल में कोस्टा में कुछ ब्रिज टूटा था तो यही प्रधानमंत्री यहाँ पर आके बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और वो बोला था कि जिस सरकार का जमाना में ये ब्रिज टूटा है आने वाला चुनाव में इस सरकार भी टूट जाएगा। गुजरात में जो ब्रिज विदाउट गिविंग फिट सर्टिफिकेट जिसको आम आदमी के लिए खोल दिया गया, जिसको मेंटेनेंस के लिए दिया गया था 2 करोड़ रुपया, उसका कोई यहाँ पर पहले से उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जिसमें मैक्सिमम 100 to 125% का कैपेसिटी है, वहाँ पर 400 से 500 टिकट बेचा गया था। क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है? मैं सीधा सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप बताइए कि ये हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये आप बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल का क्या ये नजारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोरबी के पुल की दुर्घटना को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरी देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया यह बयान बीजेपी और सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। वहीं मोरबी पुल को लेकर जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है वह भयंकर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। भ्रष्टाचार इस देश में आम है और भ्रष्टाचार पर राजनीति भी आम है, लेकिन जब मोरबी जैसी त्रासदी होती है तो ख्याल आता है कि नेता राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार का बचाव ना करे तो बहुत सारे मासूम नागरिकों की जान खतरे में ना पड़े। नई दिल्ली में अपने सहयोगी शरद शर्मा और मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे ले चलेंगे आपको दिल्ली और आपको बताएंगे अब क्या लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप और कौन लगा रहा है। तो जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोप का है जिसकी जांच के आदेश एलजी ने दिए हैं। इसके बाद दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। 7 अक्टूबर को दिल्ली के एलजी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में चंद्रशेखर ने जैन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उसने अपने लेटर में लिखा है कि वो जैन को 2015 से जानता है। चंद्रशेखर का दावा है कि उसे आपकी अहम जिम्मेदारी और दक्षिण में बड़े पद का आश्वासन मिला था। इसके अलावा राज्यसभा में भेजने के लिए मदद का भरोसा दिलाने के बाद उसने आपको 50 करोड़ रुपए का दान दिया था। साथ ही ये भी लिखा है कि जेल में सुरक्षित रहने और बेसिक सुविधाओं के लिए उससे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई। सत्येंद्र जैन ने उसे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपया देने को कहा। जैन ने गोयल को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताया था।
ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। इस आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गुजरात में मोरबी में हुए पुल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। आरोप गंभीर हैं, जाहिर तौर पर जांच होगी, यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सुकेश चंद्रशेखर पर लगभग 15 मामले हैं, जिनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अलग अलग जांच एजेंसियां इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अब एक ये ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक्सटॉर्शन जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी फेहरिस्त जो जांच एजेंसियां पहले से जांच रही हैं, उनमें ये मामला जुड़ जाएगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश और साथ में शरद शर्मा के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में मंदिर से उन्होंने अपनी यात्रा की आज शुरुआत की है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधी। तेलंगाना का सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य, जनजाति और बाकी जो यहाँ के ग्रुप्स हैं उनका जो नृत्य है उसको यहाँ पे पेश किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत ही जिस स्ट्रीट में हम हैं, इसे हम लाड बाजार कहते हैं, वो ऑफकोर्स चार मीनार है। और अगर आप हैदराबाद आएंगे आप ज़रूर इन्हीं दुकानों में जाएंगे जिनको कि अब बंद कर दिया गया है। ये सारे चूड़ियों की दुकान है और इसको लाड बाजार कहते हैं। और इसी रास्ते इनफैक्ट राहुल गांधी जी आ रहे हैं और ऊंट और यहाँ पे घोड़े सब यहाँ पर अपना भारत का जो झंडा है उसको लेते हुए निकल पड़े हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो स्पिरिट है वो उनका कहना है कि राजनीतिक है, लेकिन वो इलेक्टोरल डिविडेंड या इलेक्शंस के लिए नहीं है, चुनाव जीतने की यात्रा ये नहीं है। ये भारत माता छोटी सी हमारी और घोड़ों के साथ कांग्रेस के भी कुछ फ्लैग्स हैं और कुछ इंडिया के फ्लैग्स हैं जिनको यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है, क्योंकि जब हुसैनी आलम से वो राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का जो कल्मिनेशन पॉइंट है चार मीनार के पास, वहाँ आकर राहुल गांधी झंडा फहराएंगे। एक तरह से उत्सव का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कांग्रेस से सीधे सीधे जुड़े नहीं हैं और फिर भी यात्रा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये यात्रा हालांकि राजनीतिक है, लेकिन ये जताने के लिए है कि हम भारत जोड़ो कहेंगे और नफरत छोड़ो वाला एक अभियान ही समझिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहा है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जो हमारे अभिनेताओं को सुरक्षा दी जा रही है उससे जुड़ी जानकारी दे दें। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी के बाद अभिनेता सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले सलमान खान के पास X कैटेगरी की सुरक्षा थी। दरअसल सलमान खान को फिर से धमकी की चिट्ठी मिली है। अक्षय कुमार और अनुपम खेर को X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी हर शिफ्ट में 3 सुरक्षा अधिकारी उनकी हिफाजत के लिए रहेंगे।
तो मध्य प्रदेश में इस बार धान लहलहा रहा है। मंडियों में खूब आवक हो रही है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 25 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए 1200 उपार्जन केंद्र बनाए गए। उपार्जन के साथ साथ धान की मिलिंग भी कराई जाएगी। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की एक कतार विदिशा मंडी की है। सोमवार को ही यहां 14 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया, जबकि 15,000 से ज्यादा बोरियां तुलने के इंतजार में रहीं। किसानों बहुत फायदा है, 32-33 तक बिक रहा है हमारे किसानों बहुत फायदा है। धान सब तरह की आ रही, सारी वैरायटी यार 15-09, 11-21, 17-18, पूसा, सुगंधा। समर्थन मूल्य से ज्यादा भी रेट मिलते हैं। समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, 1000 रुपए ज्यादा बिक रही है। अच्छी वैरायटी 3000, 32-33 तक। इस बार इस साल की अपेक्षा हाँ 25%, 30% रेट वृद्धि हुई है इस साल बाजार में। क्रॉप भी अच्छी है और फसल भी पिछले साल से अच्छी आ रही है। रायसेन मंडी में 900 ट्रॉलियों में 20,000 क्विंटल से अधिक धान पहुंचा। भीड़ इतनी थी कि 10 लाइनों में ट्रॉली खड़ी करवानी पड़ी। मोटा धान तो बाद में तुलेगा, लेकिन बासमती और दूसरे धान मंडी पहुंच गए हैं। हालांकि हर किसान को समान भाव नहीं मिल रहा, जिसका दोष वो कारोबारियों को दे रहे हैं। चमा के 2600 गई, वही धान 3300 तक जा रही है। वही हसिया वाली 2600 दी उनने, कोई अंतर है नहीं है। बगल की ट्राली 3200 गई, उससे ज्यादा। तो व्यापारियों का मनमर्जी राज चल रहा है, वो तो देख ही नहीं रहे। कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है भाव। सेठों की मनमर्जी चल रही, भाई साहब से कोई फायदा नहीं मिल रहा किसान। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि बाहर एक ट्राली का रेट बढ़ाते हैं और एक का कम कर देते हैं, तो सही से मार्जिन नहीं मिल पा रहा किसान के लिए। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में सरकार ने 606.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की थी। पंजाब से सबसे ज्यादा 36,623 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई थी। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 8,889 करोड़ रुपए का धान बेचकर छठे नंबर पर था। राज्य में इस साल 34 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। इस तस्वीर के दो मायने हैं। जो हितग्राही हैं उनकी कीमत पर जो गैर हितग्राही हैं, यानी मेरे आपके अर्थशास्त्रियों जैसे लोग जो शहर में बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि किसानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि ये पतला धान है, बासमती है या अच्छे क्वालिटी का चावल है, जिसे कारोबारी बेचकर 100, 150, 200 रुपये तक कमा रहे हैं, जबकि किसान को 34 या 35 रुपये अधिकतम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये पतला चावल है, इसके खेल में कारोबारी मोटा माल कमा रहे हैं और किसान ठगा जा रहा है। रायसेन से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हालात गंभीर बने हुए हैं। हवा में गति न होने और पराली के जलने के चलते प्रदूषण की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। हमने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली गैस चेंबर में क्यों तब्दील होती जा रही है और इस मौसम में क्या एहतियात बरतें। सैटेलाइट तस्वीरों में दिल्ली NCR की जगह लाल और पीला रंग दिख रहा है, जो प्रदूषण की वजह से है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गति न के बराबर होने की वजह से मंगलवार को AQI 431 को पार कर गया, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। बीते 3 दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो आनंद विहार में 31 अक्टूबर को PM 2.5 का औसत 407 था, 30 अक्टूबर को 405 और 29 तारीख को 411 था। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की क्या हिस्सेदारी है, ये समझने के लिए अब हम आपको मौसम विभाग के सैटेलाइट की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के लाल पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन लाल पॉइंट्स के साथ ही दिल्ली NCR और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्मॉग की एक परत दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 30 अक्टूबर को पराली जलाने के 1761 मामले और 31 अक्टूबर को 2131 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल पंजाब में आज की तारीख तक 13,259 मामले थे, जो इस साल बढ़कर करीब 16,000 हो गए हैं। जबकि हरियाणा में 30 अक्टूबर को 112 मामले और 31 अक्टूबर को 70 मामले सामने आए हैं। इन सब का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर VK सोनी के मुताबिक दिल्ली NCR में 2 दिन बाद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं।
तो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसका डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसी दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही। अच्छा। और आज ये सीवियर कैटेगरी में है और कल भी ऐसी संभावना है कि सीवियर कैटेगरी में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और ये, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट के बाद भी ये वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा कुछ दिन। अच्छा, तो हम थोड़ी सी उम्मीद करें कि कल कुछ हवा चलने से इम्प्रूवमेंट होगी। जी हाँ, हवा चलने से और इसकी विंड की डायरेक्शन भी कल थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली रहने की संभावना है। अच्छा। तो उस कारण से प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा सुधार आएगा उसमें। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की ये चादर लोगों को बीमार कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों छोटे बच्चों, अस्थमा और सांस के मरीजों समेत हार्ट और लंग की बीमारी से जूझ रहे लोग बाहर निकलते समय कुछ एहतियात बरतें। सबसे पहले हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें, अनलेस की बहुत जरूरी हो घर में रहें। अगर घर से बाहर जाना ही है तो N95 मास्क का प्रयोग करें, उससे नीचे की क्वालिटी के मास्क आपको प्रदूषण से नहीं बचा पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप अच्छा फल फ्रूट खाएं, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, अपनी पानी की मात्रा अच्छी रखें, जिसको हम अंग्रेजी में वेल हाइड्रेटेड कहते हैं, वो आप रहें, ये आपको प्रदूषण से बचाएगा। और फाइनली अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लें। अगर आप एस्थमा के मरीज हैं अपने इनहेलर्स ठीक से लें, अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं अपनी हार्ट की दवाइयाँ ठीक से लें। ये आपको इन गंदे दिनों में जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, इनसे आपको बचा के रखेगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल से चलने वाले BS4 गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पराली जलाने की समस्या को दूर करने के लिए अब भी सरकार को काफी कुछ करना है। पंजाब लगभग 20 मिलियन टन पराली जनरेट करता है। अगर हम उसका एकरेज देखें पैडी का, 20 मिलियन टन में से मान लीजिए 1.1 से 1.5 मिलियन टन जो है वो एक्सिटू यूटिलाइजेशन मतलब पावर प्लांट्स, पेपर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। जो बाकी का बच रहा है उसको इंसिटू यूटिलाइजेशन कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट करने की फील्ड में। लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इम्प्लीमेंट्स और फार्मर्स को न्यूआंस्ड इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंट्स को किस तरह यूज करना है वो पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदूषण की समस्या हाल फिलहाल के दिनों में दूर नहीं हो सकती है, या हम हवा के चलने का इंतजार करते रहेंगे? बीते कुछ सालों में प्रदूषण के मामलों में तो कम से कम यही होता रहा है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। बात अब कर्नाटक के बेंगलुरु में अब समोसे पर कोडिंग की गई है, यानी समोसे के अंदर क्या है ये बाहर ही लिख दिया जाएगा ताकि खाने वाले को पता चल सके कि वो क्या खा रहा है। समोसा आपकी प्लेट में खुद ही अपनी पहचान बता रहा होगा कि वो मटन समोसा है या आलू या फिर कुछ और। फीलिंग के बाद समोसे पर कोडिंग कर दी जाती है। अब ग्राहकों को ये बहुत पसंद आ रहा है। कन्वीनियंट है, मीन्स अगर वो किसी को डिलीवर कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अंदर क्या है, तो अगर बाई चांस ऐसे होगा नहीं, बट बाई चांस अगर वो गलत समोसा जाता भी है तो वो देख के पता चल जाएगा एंड दे कैन रिटर्न एंड देन गेट इट बैक द एक्चुअल वन। सो इट्स अ गुड आइडिया। कॉन्सेप्ट इज गुड बट लिटिल मोर इफ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके प्रिंट में और सुधार होना चाहिए। अभी इसकी पहचान करना मुश्किल है कि ये स्पाइसी है, मटन है या चिकन है। अगर लेबल बड़ा होगा तो पहचान करने में आसानी होगी। prints are little more big then they can identify easily। समोसे का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि देश विदेश में सभी जगह लगभग मिल जाता है। नेपाल और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में समोसे को सिंघाड़ा भी कहते हैं, लेकिन समोसों पर नाम छापने की शुरुआत
बेंगलुरु में हुई। हमारे जो दो अलग अलग समोसे हैं, वेज और नॉन वेज, वो मिक्स नहीं होते। सो इट इज वन बेसिक हाइजीन के इसमें, एंड दूसरा जो कस्टमर को ईज हो, जो 10-15 समोसे एक साथ मंगाते हैं, अलग अलग समोसे मंगाते हैं, उन्हें पता चले कि कौन सा समोसा कौन सा है। कोडिंग वाले ये समोसे आपको बेंगलुरु के अलावा अब दिल्ली और हैदराबाद में भी मिल जाएंगे। समोसों पर कोडिंग इसलिए की गई है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। समोसे हमारे खान पान का हिस्सा कब बने यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्यकाल में जब मिडिल ईस्ट से खानसामे यहाँ आए तो उन्होंने समोसों के साथ कई तरह के प्रयोग किए और फिर वेज के साथ साथ नॉन वेज समोसे भी तैयार होने लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।